हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 24। इससे पहले ऑलरेडी हमने 23 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी एक रुपये खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का सवाल है आपके लिए, बताना है भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? 7, 8, 5 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत की भू सीमाएँ 7 देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ मैप पर भी देख सकते हैं। मैप पर ये पहला देश कौन सा है? ये आपका ये पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा है आपका अफ़गानिस्तान, तीसरा है यहाँ पे चाइना, चौथे नंबर पर नेपाल, पाँचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां इधर बांग्लादेश। तो ये 7 देश देखेंगे कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं। ठीक है, इन 7 देशों का भी नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक 8 का ऑप्शन भी दिया हुआ है। 8 क्या है? तो 8 हम जानते होंगे कि भारत से कर्क रेखा गुजरी हुई हैं, जो कि 8 राज्यों से होकर के गई हुई हैं। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से गई हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ ऐसा गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला गुजरात है, उसके बाद फिर राजस्थान। ठीक है, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पर ये झारखंड, छठे नंबर पर है आपका बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गई हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 5 क्या है यहाँ पे? तो भारत का जो मानक रेखा है जो 82.5 डिग्री से गई हुई है, ये 5 राज्यों से होकर के गई हुई हैं। कौन कौन? तो कुछ इस तरीके से गया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से पार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश भी इसमें आएगा 3, और एक है उड़ीसा और एक है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से देखेंगे कि भारत का मानक रेखा पास हुई है। और यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ आपका यहाँ पे बाकी ऑप्शन का भी डिटेल्स। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ये 7 राज्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। 8 क्या यहाँ पे था? 8 यहाँ पे था कि भारत से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गई हुई हैं। 5 क्या था? तो 5 यहाँ पे 5 राज्यों से होकर के क्या गई हैं? मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, जो कि 82.5 डिग्री से गई हुई हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा भी और भी हमने यहाँ पे पॉइंट को नोट किया है, तो थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है घटप्रभा इसकी सहायक नदियों में से एक है, यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती हैं। सी में दिया है इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है। उपर्युक्त में से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है गोदावरी नदी के संबंध में घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, ये कथन गलत है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ना, इसकी सहायक नदी घाट प्रवाह नहीं है। घाट प्रवाह माल प्रवाह, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, एक और है मूसी शायद। ठीक है, ये सभी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे घाट प्रवाह इसकी सहायक नदी में से एक नहीं है। बाकी यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता होगा गोदावरी कहाँ से निकलती हैं? ये गोदावरी नदी निकलती हैं, ये महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक ज़िले में पड़ता है। वहीं से ये नदी निकलती है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जिसका अफवाह तंत्र क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा इसका सही आंसर, ए ऑप्शन, जो कि गलत है ये। ठीक है, बाकी और भी हमने पॉइंट यहाँ पे नोट किया, इसको जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाकी यहाँ पे जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है इसमें से वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती है, सबरी है, पूर्णा है, वर्धा है, मंजरा है, पेनगंगा है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? लोकटक झील, वुलर झील, लोनार झील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, लोनार झील भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इसमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इसमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? ठीक है, शायद ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। ठीक है, वहाँ पे लगभग आंसर गलत आ रहे थे। तो बताना है आपको कि वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? 1980, 1995, 1965, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि वायुमंडल में ओजोन का स्तर का कम होना 1980 से शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1970 के दशक के अंत से ओजोन स्तर वैश्विक स्तर पर लगभग 4% के औसत से कम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1980। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। ये एक एयर कंडीशनर से होती हैं और रेफ्रिजरेटर से जो गैसें निकलती हैं उससे होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ओजोन की जो उपस्थिति है वो 15 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो यहाँ पे एडॉप्शन नहीं होगा, डॉप्शन होगा थोड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, डॉप्शन इकाई होता है ना कि एडॉप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, सवाल क्या है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये ऑप्शन यहाँ पे कथन बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की सीमा पर स्थित है। यही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे कि बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसे घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य से ये घिरा हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड आता है आरक्षित। ठीक है, वनों को जनरली 3 भागों में बांटा गया है, एक आरक्षित, संरक्षित और एक होता है अवर्गीकृत। तो ध्यान रखना है आरक्षित क्या है। तो आरक्षित वन में मवेशियों की चराई या लकड़ी संग्रह के लिए किसी भी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आरक्षित में जो होते हैं या रिजर्व वन जो होते हैं उसमें हम बिल्कुल ही जंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जाना क्या होता है, मना ही होता है। जबकि जो संरक्षित वन होते हैं वहाँ पे बिना जंगल को नुकसान पहुँचाए वहाँ पे आप जा करके उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सूखी लकड़ी ला सकते हैं, जानवरों को थोड़ा बहुत ले जा करके वहाँ पे चारागाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पत्ता वगैरह तोड़ सकते हैं। तो मतलब कि जंगल को नुकसान पहुँचाए बिना आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये होता है संरक्षित वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, जहाँ पे हम आसानी से जा सकते हैं, लकड़ी वगैरह ला सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे मनाही नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसका सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन।
चलिए लेते हैं अगला सवाल। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया था। आरक्षित वन का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत किया गया था। हो सकता है ये सवाल पूछा जाए, वैसे उम्मीद कम है, फिर भी जरूर याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? आसान सा सवाल है, सबको पता होगा। अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर तो बहुत ही मुँह पे होगा आपका शायद। ठीक है, तो बताइए क्या होगा कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बांका, कटिहार, भागलपुर। तो याद रखना है, बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भागलपुर में रेशम उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी बहुत सारा कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ने लिखा है, इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में अभ्रक, गया में, नवादा में, जमुई में आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ बिहार में मैग्नीज कहाँ देखने को मिलता है? गया में, पटना में और मुंगेर में। ठीक है, और बिहार के रोहतास जिले में अमझर जो है वहाँ उसके आसपास देखेंगे कि पायराइट की जो मात्रा है वो अधिक निक्षेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये झूठ हो गया है, झूठ होना चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे जूट होना चाहिए था कि जूट उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान भारत में दूसरा स्थान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ जूट है, झूठ नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के हिस्से में स्थित है, कहाँ स्थित है ये? पूर्वोत्तर, उत्तर, पश्चिम या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे क्या याद रखना है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बाकी ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और एक बच गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर का नाम दिया जाता है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि मणिपुर में भी ज्वलन बुंदा चल रहा है, शायद वहाँ पे थोड़ा सा कुछ दंगे वगैरह भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो मणिपुर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर के बारे में हो सकता है कि और भी ज्योग्राफी वहाँ पे जो भी चीज़ें बनती है सवाल वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मणिपुर का जो मुद्दा है वो ज्वलन मुद्दा है। ठीक है, शायद वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिक उठापड़ा भी देखने को मिला भी कुछ दिन के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मणिपुर राज्य के उत्तर में नागालैंड है, और दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है, और पूरब में इसकी जो सीमा है पूरब है ना, हाँ पूरब में इसका म्यांमार से सीमा लगती है। ठीक है, म्यांमार देश से। और मणिपुर का जो क्षेत्रफल है वो आई थिंक 22,300 के अराउंड शायद है। ठीक है, 22,300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मणिपुरी जो भाषा है ये संविधान के अष्टम यानी कि 8वीं सूची में शामिल किया गया था। कब? 1992 में। ठीक है, और एक चीज़ और सवाल पूछा जा सकता है कि मणिपुर को भारतीय संघ में कब विलय किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, तो इतना सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सवाल इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ बाकी यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट करवा दिया है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, खालिस्तान भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। बताना है कि कौन सा दिए गए ऑप्शन में एक राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है? पुष्कर, राजकोट, ऋषिकेश या एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। ए कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये भी याद रखिएगा कि पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है ये। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर स्थित है यहाँ पे, जो कि पूरे भारत में मात्र यहाँ पे एक मंदिर इस तरह का देखने को मिलते हैं। पुष्कर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? सिंपल सा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? कावेरी, बेतवा, गोमती, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये विंध्य है कहाँ पे। तो अगर विंध्य पर्वत श्रेणी आपको पता है तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे।
कावेरी, बेतवा और गोमती में से देखेंगे आप यहाँ पे कि जो बेतवा नदी है का उद्गम जो होता है वो विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कावेरी तो देखेंगे आपकी महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से होता है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कि विंध्या इस तरीके से है, और यहाँ पे देखेंगे नीचे सतपुड़ा है, और इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, और इसके नीचे से ताप्ती नदी बहती है। इसके नीचे देखेंगे कि यहाँ पे इसके नीचे एरिया वाला हम देखेंगे महाराष्ट्र यहाँ पे है, जो कि कावेरी वहीं से निकलती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ से नहीं निकलती, ये उसी के महाराष्ट्र के नीचे देखेंगे कर्नाटका है। कर्नाटका के कर्नाटक में है आपका कुर्ग जिला है ना, वहाँ पे एक बरमगिरी जगह है, वहाँ से ये निकलती है कावेरी नदी। तो ये विंध्या से तो नहीं निकल रही। एक बच गया आपका गोमती नदी। तो गोमती नदी देखेंगे कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और गोमती नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का, फिर से सवाल सुनिएगा, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, गंगा का निचला मैदान भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है। बी कथन यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निचला गंगा का मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़ करके संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है इसमें। निचला गंगा का मैदान हिमालय की तलहटी में अंबाकार गंगा के डेल्टा तक ये फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में ये प्रवेश करती है, एक नया पॉइंट है जो कि याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और गंगा का मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ठीक है, तो नेक्स्ट में हो सकता है कि हम इसको मैप पर आपको दर्शाएं और दिखाएं और वहाँ से सवाल लेकर के आएँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं। सवाल है, भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं, एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन, काला हिरन, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत में असुरक्षित प्रजातियों में गांगे डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई हाथी और एंटलर्स डियर, ब्राउन बियर, गौल, ठीक है, ग्रे इंडियन वुल्फ, अंडमान रैट, एशियाई गोल्डन कैट और 4 सींग वाला मृग, इन सब का नाम याद रखिएगा, ये सभी असुरक्षित प्रजाति में शामिल हैं। तो देखेंगे इसमें से तीनों आपको दिख रहा होगा कि इसमें से तीनों शामिल हैं, एशियाई हाथी भी, गांगे डॉल्फिन भी और काला हिरन भी। ठीक है, काला हिरन को लेकर भी देखेंगे, राजस्थान वाला जो है ना लॉरेंस बिश्नोई का थोड़ा सा मुद्दा भी ज्वलंत चल रहा है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस सब क्योंकि ज्वलंत जो मुद्दा होता है ना अक्सर एग्जाम में से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए देते हैं अगला सवाल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि गांगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है, क्या है, कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी या उपर्युक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है इसमें कृषि का विस्तार। क्या हो जाएगा, कृषि का विस्तार ये प्रमुख ह्रास का कारण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भारत में वन संसाधनों की कमी के कारण और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ी, छाल हो गया, पत्ती हो गया, रबड़, औषधियाँ, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि जैसे उत्पादों का व्यापक उपयोग की वजह से देखेंगे कि यहाँ पे भारत में वन संसाधनों की कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब, झेलम, सतलज, उपर्युक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
ठीक है। और ये 2004 में बनकर तैयार हुआ था और 28 मई 2005 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि नाथपा झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली संयंत्र है। ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? नेवेली, तालचेर, बरौनी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है। तो ध्यान रखना है, बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट है और ये एनटीपीसी के मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है। एनटीपीसी के मदद से, याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे और कुछ वैसा पॉइंट जो बताया जा सकता है। हाँ, एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र में 7 इकाइयाँ थीं। ठीक है। लेकिन उसमें से 5 का कार्यकारी जो जीवन काल है वो समाप्त हो चुका है। अब वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। और एक सवाल और भी याद रखिएगा कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है। क्या याद रखना है यहाँ पे कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड का स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। चलिए, और ये बरौनी जो है ना, ये किस जिला में है? ये बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है। ये तो बताने ही भूल गए। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग इतना तो टैलेंट हो ही गए होंगे, है ना। फिर भी जो नए हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए था ये। ठीक है। बाकी तो जो मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो टैलेंट हो चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है। ठीक। और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए, ठीक है, ISO प्रमाणन है। किसके पास है? एनटीपीसी, हेल, एनएचपीसी या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि एनटीपीसी भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि एनटीपीसी एक भारत का महारत्न कंपनी है। ठीक है। वहीं एनएचपीसी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। और इसका स्थापना किया गया था 1975 में। वहीं बात करें हेल का पूरा नाम क्या है तो ऑनिवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है। चलिए अच्छी बात है। लेते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल है आपके लिए कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक बताना है कि भारत विश्व में खालिस्तान उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। चावल के उत्पादन में, कपास के उत्पादन का या फिर गन्ना का। तो याद रखना है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में यहाँ पे एक से अधिक देखेंगे कि जो उत्पादन में दूसरा स्थान पर था। ठीक है। कौन कौन? एक तो गन्ना हो जाएगा आपका और यहाँ पे चावल। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत चावल और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश था तो चीन था चावल के उत्पादन में। ठीक है। और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर था ब्राज़ील, जबकि दोनों में दूसरे स्थान पर कौन था तो भारत था। वहीं बात करें हम भारत में तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन करता है तो ये गुजरात करता है। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में बारे में बात करें कि प्रमुख कपास उत्पादक देश में कौन कौन शामिल है तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर देखिए भूल गए। ठीक है। तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। बताना है किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। कौन सा था? भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आंसर में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ है। ठीक है। बट इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया है वो है भूमि सुधार। ठीक है। बाकी इस पर आपका क्या राय है जानना चाहेंगे हम, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो बीपीएससी ने दिया है वो है भूमि सुधार। बाकी आपका क्या आंसर है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था? भूमि सुधार दिया है। ठीक है। बाकी आपका क्या राय बताइएगा। ठीक है। चलिए, इसलिए ज़्यादा इसका डिफिनेशन हमने नहीं लिया है, डिटेल्स में नहीं लिया है, डिफिनेशन नहीं मतलब डिटेल्स में नहीं लिया है। ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है। सिंपल सा सवाल है, बताना है कि
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1991, 1992, 1994, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें इस सम्मेलन में देखेंगे कि यहाँ पे एक एजेंडा 21 है ना, एजेंडा 21 जो रियो घोषणा में जिसे कहते हैं, तो सतत विकास के लिए प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था एजेंडा 20 नाम से। तो इसमें बहुत सारे कुछ नियम्स बनाए गए थे, तो ये इसको पालन करना था हर देश को, जो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और 2012 के रियो 2 जो सम्मेलन हुआ था, उस घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और हम लोग जानते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों के बीच आप लोग शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। हाँ, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा आप भी मेरे लिए मेहनत करें। ठीक है, बाकी जो वीडियो को लाइक करते हैं उसे दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी करें। ठीक है, यहाँ तक पहुँचते हैं तो लाइक कीजिए, अगर पहले निकल गए तो कोई बात ही नहीं है, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक करके ही जाया कीजिए। ठीक है, खुशी मिलती है। ठीक है, जो आधा अधूरे में चले गए उसको मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद पसंद ना आया हो, लेकिन यहाँ तक अगर आए हैं आप तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो लाइक तो बनता है ना सर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।